चलता हूँ मैं तो। अब ऐसा तो चल नहीं सकता साहब, तो वो गाड़ी पे ही चलता हूँ गाड़ी को, और गाड़ी इसलिए चलाता हूँ कि मैं वो और उतनी दूर में राजवाड़ा सराफा के अलावा कहीं जाता नहीं आप मैं। मांगीलाल जी भिक्षुक नहीं हैं और हाँ, नहीं। भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं, तो आपने बात प्रशासन से कहने की कोशिश की होगी, बहुत आपने कही, बताने की बहुत कोशिश, कही, फिर माने क्यों ही नहीं, नहीं, फिर बिल्कुल क्यों? मैंने बोला ही नहीं, माने ही नहीं, बाकी माने ही नहीं। मैंने जो बोला वो तो छापा ही नहीं कभी। ये जो छापा तो वो दूसरे के कहने से छापा, मेरे से तो कोई हुई नहीं बात। और मैं क्यों बोलूँ कि मैं भिक्षावृत्ति करता, मैं भिक्षावृत्ति करता ही नहीं, मेरा पैसा बटा हुआ था। अभी मेरा 2,80,000 रुपये करीब बटे में हैं। अब वो हर संडे की संडे मेरे को 10-12 हज़ार रुपये मूल का और ब्याज मिला के होता था, और 1,200 रुपये मेरे को रोज़ का ब्याज मिल जाता आपकी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है, नहीं, 3-3 मकान बताए जा रहे हैं, मकान क्या नहीं सच, क्या है सच बताएं आप। था। कोई इतनी करोड़ों की समय 2 मकान की आप कीमत लगाओ तो वो कीमत लगा के बोल दो। हम हैं उज्जैन के अंकित सेवा ग्राम में, और मेरे साथ है इंदौर के चर्चित व्यक्तित्व मांगीलाल जी। मांगीलाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे करोड़पति हैं। मांगीलाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भिक्षावृत्ति से ये सब चीज़ें प्राप्त की हैं और वो भिक्षावृत्ति करते हैं। सही बात क्या है, आइए हम जानते हैं मांगीलाल जी से, और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार को वो बिलोंग करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, वो किस तरह से उनका जीवन वो दिनचर्या करते हैं। और तो मांगीलाल जी, एमपी तक में आपका स्वागत है, और आप अपना परिवार और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। ये जितना भी जो छापा है सब अपने झूठ परिवार है। के बारे में क्या? मैं भिलाला समाज का हूँ, खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक का उपड़ी ग्राम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा जन्मभूमि है, और 12 साल की उम्र से इंदौर में आ गया था। मैंने पढ़ाई वगैरह जो है, नौकरी धंधे जो भी काम करा मैंने इंदौर में करा। और जो मैंने बनाया है, और जो सबसे बड़ी बात तो ये भिक्षावती की जो बात है वो गलत बात है। भिक्षावती तो मैं करी नहीं, आज तक करी नहीं, ना करता हूँ। सिर्फ मैं ब्याजों ने पैसे देता हूँ, और ब्याज जो दिन भर लोग धंधा करते हैं, रात को 9 बजे बाद में जाके उनसे मैं अपना ब्याज का पैसा वसूली करता था मैं, बस। और उन्हीं लोगों से करता था जो मेरे से लेते थे वो। और कोई भी ऐसा कोई अनजान आदमी मेरे से पैसे देता तो मैं किससे लेता नहीं था। और रात में कौन रहेगा आप बताइए, सिर्फ सरापे में है। सरापे के जो दुकानदार जो हैं, जो मेरे साथ में धंधा करते थे, पहले मेरा केरोसिन का धंधा था, उसके पहले मंडी में खुद में काम करता था। ऐसा मतलब मैंने बहुत सारे परिचित थे, तो वो छोटा मोटा धंधा करते हैं, ठेला वगैरह लगा के। तो वो उन लोगों को पैसे देते तो वो रात में लेने जाता था, तो वो 12 बजे बाद देते थे। और जो राजवाड़े पे जो धंधा करते हैं, जो मैं 2,000 से ज़्यादा देता नहीं साहब, तो वो जो धंधा करते तो 8-9 बजे धंधा करके मेरे को पैसे देते, तो 9 बजे के पहले मैं उधर जाता नहीं था। और सरापे में तो बस अभी तो वो टाइम हो गया, 9:30 का टाइम कर दिया, तो मैं 11 बजे के पहले, 10-11 बजे के पहले नहीं जाता था। वो 2 घंटे के अंदर में। और अपने पास में ऑटो रिक्शा है, तो ऑटो रिक्शा में जाता था। और ऑटो रिक्शा वहीं जो पपली दास चलाते थे, तो वो ड्राइवर जब तक चलाता वहाँ पे सवारी मिलती जब तक मैं रुकता था। वो 2 बजे सराफा बंद हो जाता, 2 बजे बाद आ जाते थे। वो दिन में कहीं घर से जाता नहीं था। दिन में जब ही जाता था जब कोई मेरे को ज़रूरत, कोई काम पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस का काम पड़ता है, केवीसी करवाना है, या बैंक जाना हो, या कुछ सामान लेना है, तभी जाता था ऐसा। आपको क्या कारण लगता है कि प्रशासन ने बकायदा आपका वो फोटो लिए, वीडियो बना है, क्या कारण लगता है? ये 1500 के इनाम जो रखे ना सरकार ने, एक भिक्षुक को ले जाने के 1500 के, इस चक्कर में इन लोगों ने बनाते ही है, और कुछ नहीं। उनने तो बकायदा आपकी गाड़ी दिखाई है, चलाते हुए दिखाया, आप बैठे हुए, वो गाड़ी पे ही चलता हूँ मैं तो। अब ऐसा तो चल नहीं सकता साहब, तो वो गाड़ी पे ही चलता हूँ गाड़ी पे। और गाड़ी इसलिए चलाता हूँ कि मैं वो और उतनी दूर में राजवाड़ा सराफा के अलावा कहीं जाता नहीं मैं। तो उतनी दूर में घूमता, तो वहाँ क्या है, मेरा थोड़ा एक जो शरीर जो है पूरा अकड़ जाता है। तो वो अगर मैं जब तक एक दिन नहीं घूमूँ तो मेरा खाना नहीं हजम होता। वो 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ, और वो जब उसमें घूमता थोड़ी मेरी एक्सरसाइज होती। जब से मेरा ये, नहीं तो उसके पहले मेरे को पलंग पे से उठा उठा के ले जाते थे, मेरे से हिले डुले नहीं जाता था, ऐसी गति हो जाए तो पूरा शरीर अकड़ जाता है। उम्र काफ़ी हो गई मेरी, 70 साल के आसपास में हो गई है। तो और दवाई गोली हमेशा ही खाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगता है, एक बार लगाता तो कम से कम मैंने कि 1100-1200 रुपये खर्चा आता उसमें। तो जो इंजेक्शन जो लगता है वो कम से कम 300 रुपये करीब आता है। वो डॉक्टर दुबे से पूछ लो, वो प्राइवेट जो वीरेंद्र कुशवाहा का है, वो सूरज मेडिकल के नाम से है, वहाँ हमेशा इलाज करवाता हूँ। पहले दिनेश गुप्ता से करवाता था, अभी उन्ना अलग क्लिनिक कर लिया था, वहाँ करवाता रहता हूँ।
आप मांगीलाल जी भिक्षुक नहीं हैं और भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं, तो आपने ये बात प्रशासन से कहने की कोशिश की होगी, आपने बताने की कोशिश, फिर क्यों नहीं, फिर क्यों? मैंने बोला ही नहीं, माने ही नहीं, बाकी माने ही नहीं। वो तो प्रशासन जो छापते हो गया सब। और जो मैं बोलता हूँ तो आप मीडिया वाले भी कोई सही छापा है क्या? मैंने जो बोला वो तो छापा ही नहीं कभी। ये जो छापा तो वो दूसरे के कहने से छापा, मेरे से तो कोई हुई नहीं बात। और मैं क्यों बोलूँ कि मैं भिक्षावृत्ति करता? मैं भिक्षावृत्ति करता ही नहीं। अब किसी से ब्याज के पैसे ले रहा है, और इन लोगों ने वीडियो बनाई कि वही वो उनने क्या करा कि उससे मिलजुल थे, तो 600 रुपये दे रहा था वो, तो उसकी दुकान ऐसी ऊंची थी, तो उनने क्या करा है कि ले दादा ऐसा करके मजाक कर रहा था। तो मेरे को नहीं मालूम कि लोग वीडियो बना रहे, तो मैंने ऐसा हाथ कर लिया, बस उतना ही। बाकी मैं पैसे कोई भी देता तो भी कभी हाथ फैला के लेता ही नहीं था। मेरे को तो ऐसे देखे जाते थे, हाथ में देखे जाते थे। और जो कोई मेरा परिचित जो सराफा में आते थे, तो जब घूमने के लिए आते तो खाने पीने, तो वहाँ मेरे को देख लेते थे, दादा यार बोले तुम भी खा लो, तो मैं मना कर देता, भाई मैं खाता नहीं हूँ। क्योंकि मैं खा लूँ तो मेरे को मालूम है कि जब से ये भिक्षुवृत्ति का चला उसके बाद तो मैं कभी फैलाता नहीं थी, ये झूठी बात है। उसके पहले भले ले भी लेता था, बाकी उसके बाद में जब ये चर्चा चली उसके बाद तो बहुत डरता था मैं खुद ही कि भाई मेरे साथ में मेरी बदनामी नहीं हो जाए, मेरे परिवार वाले बेइज्जत होंगे। तो वो भी बोलते थे कि भाई ये काम मत कर। बाकी मेरा पैसा बटा हुआ था, अभी मेरा 2,80,000 रुपये करीब बटे में हैं। अब वो हर संडे की संडे मेरे को 10-12 हज़ार रुपये मूल का और ब्याज मिला के होता था, और 1200 रुपये मेरे को रोज़ का ब्याज मिल जाता था। आपकी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है, 3-3 मकान बताए जा रहे हैं, क्या सच, क्या है सच बताएं आप। कोई इतनी करोड़ों की संपत्ति, 2 मकान की आप कीमत लगाओ तो वो कीमत लगा के बोल दो। अभी गाड़ी मेरी 17 मॉडल है, 17 मॉडल गाड़ी की आज की तारीख में उसकी कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा है नहीं। अब उसकी वो जो नई की कीमत जोड़ दी। अब एक ही गाड़ी मेरी है, नई लाया था मैं, वो भी फाइनेंस कराई भी, और वो डीजल पे भी फाइनेंस है मेरा। वो तो जो फाइनेंस है तो वो गाड़ी मेरा 2 महीने चलाई और गाड़ी चोरी चली गई, आज तक गाड़ी मिली नहीं है। बाकी उसकी किस्त भरे जा रही हूँ, अभी 47 किस्त थी उसकी, 8 किस्त भर दी है, 1 किस्त आज की है। अब आज मेरा चेक बाउंस हो गया होगा। आपकी संपत्ति बताएं कितनी है, जो सच है कि ये संपत्ति सच 2 मकान है, और बाकी मेरा बैंक बैलेंस है 2-4-5 लाख रुपये, और कुछ नहीं है ऐसा। ये संपत्ति आपने कहाँ से कमाई, 2 मकान और 5-7 लाख का बैलेंस कहाँ से कमाई? अरे ये तो मैं वो ब्याज पे पैसा आता है, फिर केरोसिन का धंधा करता था, फिर प्रॉपर्टी भी, मतलब है ना, मकान जो अपन ने पुराने थे मकान, अभी ये मैंने 1 लाख का मकान था खरीदा था, आज उसकी कीमत है कम से कम 30 लाख रुपए कीमत है। तो ऐसे मैंने 2-4 मकान भी बेचे हैं। एक मैंने ये भगत सिंह नगर में 2-3 मकान बेचे मैंने ऐसे, ऐसी संपत्ति बनाई। प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं वो तो क्या वो गलत बात है कि उनको बस मतलब है ना, विकलांग आदमी को रोड पे दिखना नहीं, बस उनका एक अनुमान है बस। तो वो भले भले वो काम से जाए या कुछ भी हो, ये गलत बात है। ये तो बंदिश ही लगा दी बिल्कुल। और इस कारण मैं दिन में कभी जाता नहीं था। बस मेरे को वहाँ डिजिटल ऑफिस जाना था, जंजीर वाला चौराहा था। 1-2 बार जब मेरे को बुलाया है, शनिवार की तारीख थी, शनिवार को बुलाया था, शनिवार को जाने वाला था, शनिवार को मेरे को जब से बिठा दिया यहाँ पे। आज जाता है, आज भी नहीं जा पाया। मंगलवार के दिन जन सुनवाई जाना पड़ता था, वो भी नहीं जा गया। 2 बार जन सुनवाई हो गया मैं, आश्वासन देके कुछ ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट करी है तो उनने बोला कि भैया बोले तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। तभी 15 अगस्त से गाड़ी गई, अभी तक मिली नहीं गाड़ी मिली। वो नई गाड़ी है बिल्कुल, और किस्त भर जाओ मैं 9,264 की किस्त उसकी। कौन सी गाड़ी है आपकी? ऑटो रिक्शा था, 7+ 4 स्टॉक है, और 2 2 स्टॉक है। तो वो उसका किराया आता है, बाकी मेंटेनेंस में चलता है। 300 रुपये है की रोज़ की है उसके, एक गाड़ी का किराया 300 रुपये है। कुल हिसाब ऐसा बताएं आपकी, जैसे 1200 रुपये एक मिल रहे हैं, 300 एक मिल रहे हैं, ऐसा रोज का कितना पैसा, महीना का कितना हो जाता है? महीना का हो जाए 30-40 हज़ार रुपये कर देता हूँ। तो अभी वो मकान में भी मैंने फाइनेंस करवाया बनाने के लिए, तो उसमें 8 लाख का फाइनेंस है। अभी पूरा मकान कंप्लीट हुआ नहीं, अभी एक ही मंजिल तैयार करा, अभी छत डालना और प्लास्टर टाइल्स लगाना बाकी है। आपके साथ जब कार्रवाई हुई तो परिवारजन का क्या कहना, आपके परिवार में है कोई? परिवार में किसी को बुलाता नहीं साहब, क्योंकि मेरी इस कंडीशन में उन लोगों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को बुलाया नहीं। सिर्फ एक मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है, इसलिए आता है बस, और वही मेरे को रोटी पानी भी देता है। बाकी मेरे परिवार वाले सब सक्षम है, सब काम धंधा करते हैं। जो लड़का मेरे साथ में है उसका बाप ठेला वेला लगा था, वो भी गन्ने के चरखे वैसा काम करते हैं, सब अलग अलग करते हैं। और मेरे 2 बहनें हैं, तो उनके भी लड़के वगैरह काम धंधा करते हैं, और वही सब अपना अपना है ऐसा।
और मैं उनको सबसे बड़ी बात तो परिवार वाले भी अपने करते, क्योंकि मैं है ना कोई ज़रूरतमंद को मेरा जो पैसा जो मेरे को जो मिलता है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देता हूँ जिसको ज़रूरत हो। वो धंधा भी उसी व्यक्ति को देता हूँ कि भाई ये आदमी के बेरोज़गार घूम रहे, इसके पास है नहीं, दादा मैं ठेला लगाऊंगा, ये मेरे को इतने का माल दिला दो तो मैं बेच के पैसे दे दूंगा, तो उसको देता हूँ और देखता हूँ कि आदमी ये सही तो ही देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ, ऐसा काम। जो ब्याज, क्या कितना ब्याज लेते हैं आप, क्या प्रतिशत ब्याज लेते हैं? 5%। और वो भी वो आदमी जैसे 1000 रुपये का माल बेचने के बाद में देता पैसे, और वो बोल के देता है कि भाई मैं दे दूंगा, तो वो तो कभी कभी उसका अच्छा धंधा हो जाता है तो वो 5% पे ज़्यादा भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे लोग भी हैं। शासन में या सरकार में कोई नियम ही नहीं कि 5% आप ब्याज ले पाए। इतना ब्याज लेके आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? गलत कैसा कर रहे हैं साहब? अब आपके पास में कोई बोले कि मेरे को 2000 रुपये दे दो, ये धंधा कर, दे दोगे आप पैसे? किसी को दे देंगे? कोई नहीं देगा। मैं दे देता हूँ, ना कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं। अगर सरकार के पास लोन नहीं जाओ तो दुनिया भर की फॉर्मेलिटी मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, ये मांगेंगे, लिखा पढ़ी की स्टाम्प मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का वो है। मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ तो मेरे से वो ले लेते, तो करते हैं। बहुत से काम धंधा पे जाते हैं, हम चौक में बैठते, नहीं धंधा मिला तो बोलते कि यार दादा, बोले यार दादा से कुछ ले लेते हैं, नहीं बोले तो फुग्गे ही ले लेके बेच लेते हैं, ऐसा। प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है आप पर, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे? गलत है, अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन के खिलाफ क्या जा सकते हैं? प्रशासन ने जो चाहे, अगर उसके गुनाह है तो सजा दे दो भैया, क्या करना है, क्या कर सकते? जो सजा दे वो, भाई इसमें अगर ये गुनाह ही है तो ठीक है, सजा भुगतने को तैयार है साहब। कहाँ क्या सजा देना चाहते हैं हमको, तो अंत समय ही है चल रहा है अपना। आपका कहना है ना आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्या कहेंगे आप? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया साहब, और सरकार अगर इसको गुनाह मानती तो उसका अपन क्या कर सकते हैं साहब? यहाँ आप उज्जैन आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? उज्जैन रखा हुआ है। हाँ, उज्जैन के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ आप रह रहे हैं कैसा लग रहा है? वो कैसा है क्या, मेरा घर छोड़ के मैं दूसरी जगह रहना ही नहीं पसंद करता हूँ, क्या करें मैं? अब ये सुविधा जो मेरे घर में वो तो है ही नहीं, बाकी क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, ज़बरदस्ती लाया गया तो ठीक है भैया। अभी आदमी गुनाह करता है, जेल में भी जाता है तो वो तो वो रहना ही पड़ता है ना, गुनाह करेगा तो जेल में ही है। बाकी मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं करा, अगर मेरा ये करना गुनाह हो गया तो ठीक है, यहाँ सही। आपकी रोज की दिनचर्या कैसे रहती थी? कौन तैयार करता था? कैसे तैयार होते थे? मैं कितने बजे खुद ही निकलते थे? फिर से बताइए। मैं खुद ही हो जाता हूँ तैयार। कपड़े मैं धो लेता हूँ, यहाँ तक कि मेरा बेड शीट वगैरह ये डेली मेरा धुलना, ये सब साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह मैं खुद कर लेता हूँ। अगर आपको ही ऐसा नहीं हो तो आप मेरे को अभी सूर्य व्यवस्था दे दो, मैं यहाँ पूरी झाड़ करके बता सकता हूँ किस तरह से झाड़ता हूँ और किस तरह से, मतलब साफ़ सफाई करना में मेरा वो है, सब कर लेता हूँ मैं। लेटरिन बाथरूम वगैरह जो है सब मैं साफ़ सफाई सब कर लेता हूँ। ये घर में जो है ऑफिस वगैरह जो है फिनाइल से झाड़ू पोछा लगाना है, सब मैं खुद ही रखता हूँ, खुद ही सब कर लेता हूँ मैं। हाथ से भी कर लेता हूँ, वो आजकल वो आ गया, उससे भी कर सकता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा हाथ से करना है, टाइल से करना पसंद करता हूँ। मांगीलाल जी, जो मकान है उन मकानों का क्या उपयोग हो रहा है अभी? उपयोग में एक तो मैं रह ही रहा हूँ, और वो जो भतीजा मेरे को सहायता करता है वो रहता है। और जो मकान है बाकी? एक मकान में दूसरे को रहने दिया, उसने कब्जा कर रखा, उस पर केस चल रहा। अब उसकी कोई वो कार्रवाई नहीं हो रही कि बिल्कुल, क्या मैंने दुनिया भर की जन सुनवाई में रिपोर्ट करी, वो करी, बाकी अभी कुछ नहीं बोले, तुम्हारा आपसी मामला है, ऐसा बोलते थे। बुआ का लड़का है, उसको मैं रहने नहीं दिया। अब खाली करने के लिए एक दिन पुलिस लेके गया तो उसकी जो घरवाली थी वो एकदम आके कपड़े वपड़े फाड़ लिए थाने में जाके। तो चंद्रमणि पटेल थे, वो उनने कहा भगा दिया। उस दिन क्या वहाँ के जो नामी ग्रामी थे विष्णु प्रसाद शुक्ला, वो उनकी डेट हो गई थी उस दिन, तो बोला हम वहाँ जा रहे हैं, बोला अब बाद में देखेंगे। उसके बाद में फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। अभी मेरे को बता रहे कि अभी करेंगे करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको जो 40,000 रुपया महीना कमाई है, आपने लगभग बताइए 40,000 रुपया महीना, अभी कमाई है, उससे पहले पे इतनी नहीं थी। तो ये जो कमाई है वो किस किस बात से, जैसे किराए से कितना है, हाँ, किराया ब्याज का है, कितना गाड़ी का है? है, बाकी उसमें बिल भी भरना पड़ता है। अभी मेरे को उसमें प्लस्तर करवाना, कम से कम मकान में अभी कम से कम 5-6 लाख का काम बचा हुआ।
उसके बाद में बोरिंग लगवाना, बोरिंग लगवाएंगे तभी किराएदार कोई रहेगा, ऐसा बताइए। पर मांगीलाल जी, जो 40,000 है वो ब्याज का कितना है, गाड़ी से कितना है, किराए का कितना है, कितना कितना है वो? ब्याज का तो 1200 से ज़्यादा नहीं आता है, रोज का? कभी 1000 भी कम भी, हाँ कम भी हो जाता है ऐसा। और बाकी गाड़ी से? गाड़ी से 300 रुपये रोज़ है, एक गाड़ी का 600 रुपये हैं, दो के। अब एक तो चोरी गई है तो अभी वो किस्त भरने में आ रहे हैं, तो वो जो 9,264 की किस्त है मेरी ऑटो की। अब ऑटो है ही नहीं उसकी, ऑटो मिलेगी जब वो उसका मेंटेनेंस होगा, ऐसा है। अच्छा, जैसे फ़ोटो और वीडियो आपके वहाँ से इंदौर से देखने में मिले हैं, उसमें आप बाकायदा गाड़ी में चल रहे हैं, लोग पैसे देते हैं, तो आपने कभी पैसे देने की मना नहीं किया किसी को? नहीं, पैसे तो वही जो ब्याज जो देते वही लेते हैं ना, मतलब जो पैसे जो ब्याजो देते वही लोग देते मेरे को, दूसरे थोड़ी को देते कोई। वो दूसरे कोई आम आदमी देता तो नहीं लेता मैं, जो परिचित अगर जैसा वो दे तो भले ले लेता था। अरे यार दादा यार, बोले बहुत दिन में हो गया मिले हैं, तुम्हारी ऐसी कंडीशन ऐसा, अब मैं वो नाश्ता करना आया हूँ तो तुम भी कर लो, तो लेता था मैं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मैं करता नहीं था भाई, मैं तो बोले यार मैंने कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ नहीं करूँगा रोड पे, ऐसा करता था मैं। और कुछ मेरा- ऐसा ऐसा नियम था स्थान के, रोज वहाँ निकलते ही थे और जाते थे, फिर वहाँ खड़े भी रहते थे महालक्ष्मी क्या, वो लोग? महालक्ष्मी में है ना, सब मंदिर पे जो आरती में जाता था डेली, वो आरती जाना बंद कर दिया, वो इस कारण कर दिया क्योंकि भैया मैंने कहा कब आ जाए भरोसा नहीं, उठा ले जाए करके, क्या मंदिरों पे जाने सिर्फ दर्शन करके सीधे निकल जाता था, बस महालक्ष्मी से दर्शन करके और सरापा तक बस, और उसके अलावा कहीं नहीं जाता था मैं। वो सरापा के अलावा कहीं जाता नहीं, वही शाम के समय। पहले क्या है, महालक्ष्मी की आरती होती थी उस समय जल्दी जाता था, बाकी जब से अब नहीं जाता हूँ, जब से ये भिक्षावती का जब चला, जब से बंद कर दिया मैंने। पर जिस तरह से आप गाड़ी से निकलते थे, लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपको सहृदयता लेना, लोगों की दया लेना और फिर पैसे लेना, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं नहीं, वो सब लोग जानने लग गए थे, पहचानते कि वो उसके गाड़ी घोड़े हैं और खुद ब्याजोना पैसे बांटता है, बहुत लोगों को मालूम है। वो तो जहाँ से मेरे को पकड़ा वहाँ पे सुनसान था और कोई भी नहीं, और उस सुबह उस गली में जाते नहीं थे अपन, जैसे सुबह रेडीमेड वाला काम है ना, 9 बजे बंद हो जाता वो, और वो था बुढ़ाना कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बिल्कुल बंद था, और किसी ने मेरे को देखा भी हो। सिर्फ मैं यशोदा मंदिर से आगे निकला, देवनारायण जो स्टॉल है वहाँ से आगे निकला, और तो बस वो जा ही रहा था, और मूलचंद मार्केट थोड़ा आगे गया, और वो इधर से गाड़ी आ रही तो मैं साइड में हो गया, भाई गाड़ी आ रही करके, और मैंने देख लिया कि भाई विजय चाट पे ज़्यादा भीड़ है, तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया, मैंने बोला भाई थोड़ा वो हो जाएगी जब निकलूँगा, ऐसा करके। तो इतने में ये आए और गाड़ी डिक्की खोली और उठा के बिठा दिया बस। अब भैया किया था? है, विरोध किया? हाँ क्या ना भैया, किस लिए ले जा रहा हो, क्या मैं भिखारी हूँ क्या, किस लिए ले जा रहा हूँ, सब बोला, मैं कोई मानते ही तो लिए, उठा के पटक दिया। मैं अपने को शक्ति तो ही नहीं, उठा के रख देते, क्या कर सकते अपन, कोई सुनने नहीं। मैंने मोबाइल दिया, मोबाइल फ़ोन लगाया कि भाई वो मेरे को ले जा रहे करके, वो रिक्शा वालों को बुलाया है, इतने में तो वो मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल भी अभी तक दिया नहीं, उनके पास ही मोबाइल। फिर बाद में वो जो पूरे मेरा डॉक्यूमेंट सब मोबाइल के अंदर है, सब जो बीमा कंपनी का जो मैसेज वगैरह सब, ये किस्त कटती है उसका सब उसी के अंदर आया मैसेज आता, पर अब क्या करूँ मोबाइल है ही नहीं मेरे पास में। अब उनसे बोला तो बोले मैं हमने साहब को दे दिया, अब अभी तक मिला ही नहीं, कल भी मैं मांगता ही रहा, कहीं दिए ही नहीं। आपको ले जाने में, कौन पकड़ने में, कौन कौन से विभाग और कौन कौन अधिकारी थे? नगर निगम वाले। अब ये तो कौन से पद पे मालूम, बाकी नगर निगम के वो है कच्चे वाले ही हैं सब, और एक लेडीज़ थी साथ में, वो 4-5 आदमी थे जो उस गाड़ी के साथ में आए थे ना, 4-5 जन थे। वो कल जो छोड़ना है तो 3 थे, वो अलग थे, तो मैंने उनसे बोला भी कि मैंने बोला भाई गाड़ी में इनका मोबाइल कल उस दिन, तो बोले वो हम नहीं थे, दूसरे थे, ऐसा बोलने लगे वो। भाई मैंने कहा मेरा मोबाइल तुमने लिया था उस दिन, तो वो कहाँ है, तो बोले वो साहब के पास में, और हमने नहीं लिया था, वो जो तुमको लेके आए थे वो दूसरे थे बोले। आप चूँकि अब क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या डिमांड है, क्या कहना है प्रशासन से? प्रशासन ये तो गलत कर रही कि विकलांग आदमी को मतलब इतना घृणा ही कर रही, और क्या है, घृणा ही कर रही ना, मतलब रोड पे घूमना, मतलब भीख मांगना दूर, भीख मांगने वालों पकड़ो बेकायदा, हम भी पकड़े तो हमको हम भी माने उस बात को। जब मैं मांगता ही नहीं तो मैं क्यों मानूँ, मैं मांगता ही नहीं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं भीख मांगने की, मैं तो खुद दे देता हूँ, कोई जो भी आए तो मैं तो खुद दे देता हूँ, भाई है भाई इसको ज़रूरत है ऐसा है, और मैं ज़रूरतमंद आदमी को मैं ढूंढ के देता हूँ। और आप लोगों का काम है, वहाँ पे कई लोग भी हैं कि जो फुग्गे बेचते लोग, वो तो भीख ही मांगते,
और उनके छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल उनकी क्या जीवन खराब हो रहा है, कोई वो सूंघते क्या बोलता वाटनर ने ऐसा सूंघते ना, तो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको पकड़ के ले जाना चाहिए, उनको कोई स्कूल में डाले तो उनका भविष्य सुधरे। अब हम लोगों का अंत में हमको क्या सुधारेंगे बताओ ना। कुष्ठ रोगी हमारा तो अंत हो रहा बिल्कुल। और कुष्ठ रोगी विकसित करें ठीक है, कुष्ठ रोगी भी हम भी कहते हैं कि हम कुष्ठ रोगी, भाई कुष्ठ रोगी में भी कहीं ऐसे हैं, कुछ सभी लोग एक जैसे नहीं हैं सब, कोई मजबूरी से जाता है और कोई है तो ऐसा भी। अब मैं आप बोलूँ आप मानोगे तो ही नहीं, और ना कोई प्रशासन मान रही। कल 2 बाइयाँ वहाँ से छूट के गई है, उनसे 8-8 हज़ार रुपये लिया गया और उनके हाथ है ही नहीं, वो वहीं से वहीं छोड़ दिया। ये कौन सा तरीका बताइए, ये कोई गुनाह नहीं है प्रशासन का। भीख मांग रही थी, पकड़ा तो इसका मतलब कि 60 हज़ार रुपये लेके छोड़ देना। ऐसे 2-3 बाइयाँ करा, 8 हज़ार रुपये लिए, कल एक से 5 हज़ार रुपये लिए, ये गलत नहीं क्या? आप देखिए आप। हमारे साथ थे मांगीलाल जी, जो इंदौर में भिक्षावृत्ति के आरोप में पकड़े गए हैं, पर ये इनका कहना साफ नकारना है, साफ मना करना है कि प्रशासन ने उनके साथ जाति की है, वो कुष्ठ रोगी हैं। और प्रशासन इस तरह से विकलांग लोगों को शहर में निकालना बंद कर रहा है। वे सख्त इस कार्रवाई से नाराज़ है और उनका कहना है प्रशासन उनके साथ न्याय करे। बातचीत में वो इसे बिल्कुल अस्वीकार करते हैं कि वो भिक्षा मांगते थे। वो कहते हैं वे भिक्षा नहीं मांगते थे। उनका कहना है कि उनके ब्याज पे जरूर पैसे चलते हैं जिसको वो लेने के लिए जाया करते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, MP तक।